A body at rest breaks into two pieces of equal masses. The parts will move. अगर कोई एक बॉडी है रेस्ट में, आराम से समझिए इसको, और अचानक से वो दो इक्वल पीसेज में या अनइक्वल पीसेज में भी हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं दोनों चीज़ें आपको डिस्कस करके बताता हूँ। अगर मान लिया वो दो पार्ट्स में ब्रेक हुए, एक पार्ट का मास मान लिया मैंने m1, एक पार्ट का मास मान लिया m2, और ये इस तरह मूव कर गया v1 वेलोसिटी से, ये इस तरह मूव कर गया v2 वेलोसिटी से, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं मूव नहीं करेगा, वो पहले जैसे रेस्ट में था अब भी वो रेस्ट में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए, और जबकि जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोड करता है कोई चीज़, तो वो इंटरनल फोर्स होते हैं। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो बॉम्ब में अंदर बारूद होगा, जब उसमें आग लगेगी तो अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, प्रेशर बिल्डअप होगा और एक्सप्लोड कर जाएगा। हथौड़ा मार के नहीं तोड़ा जाता वो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स से नहीं टूटता, वो इंटरनल फोर्स से टूटता है, और इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट में था तो बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगा। ये बात क्लियर है आपको? ठीक, तो इक्वेशन ये बनती है कि m1 अगर इधर भागेगा v1 से तो m2 इधर भागेगा v2 से, और उनमें जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा m1 इंटू वी वन इजक्वल टू m2 इंटू वी टू। ये वेक्टर रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये वेक्टर रिलेशन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड्स का रिलेशन है कि स्पीड इसकी v1 है, इसकी स्पीड v2 है। डायरेक्शन खुद से डिसाइड करनी होगी, वो हमेशा अपोजिट होती है। ठीक, अब यहाँ दो बातें जो बिल्कुल सिंपल हैं समझने की। पहली बात, अगर मासेज अनइक्वल हैं तो वेलोसिटीज या स्पीड्स अनइक्वल होंगी। डायरेक्शन तो अपोजिट ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन स्पीड्स जो हैं वो मासेज अलग अलग होने पे, मासेज डिफरेंट तो स्पीड भी डिफरेंट होगी, और अगर मासेज सेम होंगे तो स्पीड भी सेम होगी, बट रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? हमारे क्वेश्चन में इक्वल मासेज कह रहे हैं, इसका मतलब स्पीड भी इक्वल होगी, बट रहेगी कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। सो आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? A body falling vertically downward under gravity breaks into two parts of unequal masses. The center of mass of the two parts taken together shifts horizontally towards. समझिए जरा क्या सिचुएशन है, ठीक, ढंग से समझना है इसको। देखिए, एक बॉडी है, अंडर ग्रेविटी गिर रही है, इस तरह से ये गिर रही थी नीचे की तरफ, ठीक। अचानक से ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, गिरते गिरते अचानक से दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक। तो मान लिया एक छोटा हिस्सा टूटा और एक बड़ा हिस्सा टूटा। छोटा हिस्सा अगर इस तरफ मूव कर जाएगा तो बड़ा हिस्सा इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक। सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव करेगा? तो सेंटर ऑफ मास के बारे में ढंग से समझिए। एक्सप्लोजन में जो फोर्सेज आए होंगे वो इंटरनल फोर्सेज होंगे, वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी सेंटर ऑफ मास पहले जैसे मूव कर रहा होगा वैसे अब भी मूव करेगा। पहले एक्सटर्नल फोर्स mg था तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो अब भी पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स mg ही है, ठीक। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास सेम वर्टिकल लाइन के अलाउंग जी के एसलेशन से नीचे मूव करता रहेगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स वही है जो पहले था, बाद में भी वही है जो पहले था। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो वैसे ही होगा जैसे कि पहले था। पहले अगर सेंटर ऑफ मास जी एसलेशन से नीचे गिर रहा था तो अब भी सेंटर ऑफ मास जी एसलेशन से ही नीचे गिरेगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट नहीं होगा, ना लाइटर पीस की तरफ शिफ्ट होगा ना हैवियर पीस की तरफ शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे जाएगा। क्लियर? तो क्या बनेगा? शिफ्ट्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स, तो इसका आंसर बनेगा डज नॉट शिफ्ट एनीवेयर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन एयर, दो बॉल्स हैं उनको एक साथ एयर में फिर फेंका गया है। द एसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स वाइल इन एयर, सेंटर ऑफ मास का एसलेशन कितना होगा दोनों बॉल्स का जबकि दोनों एयर में, ठीक। तो जरा ढंग से समझिए। मान लिया एक बॉल का मास m1 है और अगर वो एयर में है तो उसका एसलेशन जो होगा वो g होगा डाउनवर्ड्स। दूसरी बॉल का मास मान लिया m2 है, अगर वो भी एयर में है तो उसका एसलेशन भी होगा g डाउनवर्ड। तो सेंटर ऑफ मास का जो एसलेशन होगा ACM अगर मैं लिखूँ तो वो बनेगा m1a1, यानी m1a1 होगा gj कैप माइनस gj कैप, ठीक, प्लस m2a2, a2 भी कितना हो जाएगा? माइनस gj कैप अपॉन m1 प्लस m2। तो कॉमन लेके ये m1 प्लस m2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का भी एसलेशन आया माइनस gj कैप।
क्लियर? तो जब दोनों बॉल्स हवा में हैं तो इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी होगा g डाउनवर्ड. सो योर आंसर इज डी पार्ट. Consider a system of two particles. One of the particle is at rest and another has a acceleration a. The acceleration or the center of mass has a acceleration. Center of mass का acceleration पूछ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है. देखिए ACM आपको निकालना है. तो ACM जो आपका आएगा वो आएगा M1A1, तो मास M और एक्सेलरेशन उसका 0 है, प्लस M2A2 मास M और एक्सेलरेशन उसका A है, अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2M. तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आया वो आपका आ गया A/2. सो योर आंसर इज बी पार्ट. Two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल मान लिया है A और एक पार्टिकल मान लिया है B, और शुरुआत में दोनों रेस्ट में थे. तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी आपका शुरुआत में कहाँ होगा? रेस्ट में. मान लिया यहाँ पे कहीं इनका सेंटर ऑफ मास है, पार्टिकल A भी आपका रेस्ट में है, पार्टिकल B भी रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास भी आपका कहाँ होगा? रेस्ट में. क्लियर? ठीक. उसके बाद क्या कह रहे हैं वो समझिए. एट द इंस्टेंट व्हेन ए स्पीड ऑफ ए इज v, ए की स्पीड v है और b की स्पीड 2v है, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब जरा समझिए, इसमें कह ही रहे हैं कि ए और बी मूव कर रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स होगा, और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोशन को मॉडिफाई नहीं करता है. यानी सेंटर ऑफ मास अगर शुरुआत में रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट में रहेगा. ए इधर मूव करेगा, बी इधर मूव करेगा, बट वो फोर्स तो म्यूचुअल फोर्स है, वो फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा. तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट. Two balls of equal mass are projected from a tower simultaneously with equal speed. One at an angle theta above the horizontal and other at the same angle theta below the horizontal. The path of the center of mass of the two balls. दोनों का पाथ पूछ रहे हैं कैसा होगा. ठीक, तो जरा समझिए. कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक टॉवर है ये, और यहाँ से दो बॉल्स को हम फेंक रहे हैं. एक बॉल को तो हम, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक बॉल को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ थीटा एंगल पे, और एक बॉल को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ थीटा एंगल पे. ठीक है, एक का एंगल थीटा ये ऊपर की तरफ है और एक का एंगल थीटा ये नीचे की तरफ है. मास दोनों के सेम है, यानी अगर इस बॉल का मास m है तो इस वाली बॉल का भी मास क्या होगा? m. और इक्वल स्पीड से फेंक रहे हैं, इसकी स्पीड भी अगर v है तो इसकी स्पीड भी क्या होगी? v. ठीक. अब सेंटर ऑफ मास का पाथ पूछ रहे हैं, द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स. तो सेंटर ऑफ मास का की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये होगी VCM, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी. और एक्सेलरेशन, जब तक दोनों बॉल्स हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन g होगा, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन g होगा. अभी हमने क्वेश्चन ऐसा किया था, जब दोनों बॉल हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन g और g है सेपरेटली, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? g. तो ये बनेगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, और वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो सेंटर ऑफ मास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करता हुआ इस तरह से नीचे आएगा. तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक पैराबोला. उसका जो पाथ होगा वो क्या बनेगा? एक पैराबोला. डी पार्ट. One projectile moving with velocity v in space get burst into two parts of masses ratio 1:3. The smaller part became stationary. What is the velocity of other part? ठीक है, तो जरा समझिए क्या सिचुएशन है. एक प्रोजेक्टाइल है v वेलोसिटी से स्पेस में मूव कर रहा था, मैंने मान लिया इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अचानक से ये एक्सप्लोड करा, तो जो छोटा वाला है 1 और 3 रेशियो में टूटा है, तो एक का मास होगा m/4 और दूसरे का मास होगा 3m/4. ठीक, दो मासेस हो गए, एक मास हो गया m/4 और एक मास हो गया 3m/4, रेशियो 1:3 है. तो स्मॉलर पार्ट जो है आपका रेस्ट में आ गया, यानी ये वाला पार्ट तो आ गया आपका रेस्ट में. तो ये जो लार्जर पार्ट है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v', ये आपसे पूछ रहे हैं. ठीक है, तो कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का.
ठीक, इस सिस्टम का एक्सप्लोजन से पहले का लीनियर मोमेंटम और इस सिस्टम का एक्सप्लोजन के बाद का लीनियर मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, तो जरा लगाते हैं। एक्सप्लोजन से पहले लीनियर मोमेंटम कितना है, तो वो है mv, और एक्सप्लोजन के बाद कितना है, तो वो वाला तो रेस्ट में आ गया, m/4 तो रेस्ट में आ गया, तो मास जो बचा मूव कर रहा है वो 3m/4 है, इंटू उसकी वेलोसिटी है v', तो यहाँ से जो v' आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4v/3। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? A bomb of mass 9 kg explode into two pieces of mass 3 kg and 6 kg. The velocity of 3 kg is 16 मीटर पर सेकेंड, the velocity of 6 kg is। ठीक, तो जरा समझिए, ये मान लिया एक बॉम्ब है 9 kg, टोटल मास कितना है 9 kg, और वो रेस्ट में रखा हुआ है पहले, और अचानक से दो हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा तो है 3 kg और एक हिस्सा है आपका 6 kg। ठीक, 3 kg वाला इधर मूव करेगा तो 6 kg वाला इधर मूव करेगा। 3 kg वाला मूव कर रहा है आपका 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 6 kg वाला कितनी स्पीड से मूव करेगा वो आपको फाइंड करना है। तो कंसेप्ट ये होगा कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो m1 v1 किसके बराबर होता है, m2 v2 के। ये स्केलर रिलेशन है, v1 और v2 स्पीड है, डायरेक्शन आपको पता होगी खुद से कि वो अपोजिट होती है। तो ये मास 3 kg है, इसकी स्पीड 16 है, तो ये दूसरा वाला मास 6 kg है, इसकी v2 स्पीड आपको बतानी है, तो v2 जो स्पीड आएगी वो आपकी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Two blocks of mass 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface। कुछ इस तरह का डायग्राम है। कुछ इस तरह का डायग्राम है, मान लिया एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है और उस पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक 10 kg का, और एक ब्लॉक जो है वो 4 kg का। तो पहला वाला ब्लॉक मैंने बनाया 10 kg का ब्लॉक है, और ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है ये 4 kg का ब्लॉक है। ठीक, 10 kg और ये है 4 kg, और उनके बीच में लगी है एक स्प्रिंग। 10 kg को हमने क्या किया, क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं, एन इम्पल्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक। एक मोमेंट के लिए हिट किया और हिट करने के बाद इसको वेलोसिटी मिल गई 14 मीटर पर सेकेंड की, यानी t इक्वल टू 0 पे इसको वेलोसिटी मिल गई 14 मीटर पर सेकेंड की। इम्पैक्ट इम्पल्स दिया है, एक हिटिंग करी है और एक वेलोसिटी मिल गई। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो जिस मोमेंट पे आपने इसको हिट किया है, इसको वेलोसिटी मिली 14 मीटर पर सेकंड की, उस मोमेंट पे तो ये रेस्ट में ही है। उसके बाद ये चलेगा, कैसे चलेगा वो समझिए। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो दोनों एंड पे फोर्स लगाएगी, तो जब ये फोर्स 4 kg पे लगेगा तो 4 kg धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। तो 4 kg की स्पीड तो बढ़ेगी स्प्रिंग फोर्स से, लेकिन उसी स्प्रिंग फोर्स से 10 kg की स्पीड कम रहेगी। लेकिन पूरे सिस्टम की कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड को चेंज नहीं करेगा। तो क्या होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, VCM। तो VCM निकाल लेते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? तो पहला मास था 10 kg, उसकी स्पीड है 14, t इक्वल टू 0 पे दूसरा मास है 4 kg, उसकी स्पीड होगी 0 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 14। तो जो VCM आपका आएगा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी आ जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A ball capped in a closed box moves in a box making collisions with a wall। ठीक है, एक बॉक्स है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है एक बॉक्स, इस तरह से एक बॉक्स है और उसके अंदर एक बॉल है। ये बॉक्स है एक, और उसके अंदर एक बॉल है जो कि मूव कर रही है और इलास्टिक कोलिजन कर रही है, बॉल है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात क्या वो समझिए।
द बॉक्स कैप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स है, एक बॉल है, ये मूव कर रहे हैं, आपस में कोलिजन हो रहे हैं, बट जो भी कोलिजन्स के फोर्सेज होंगे वो इस बॉल और बॉक्स के इंटरनल फोर्सेज हैं, और इंटरनल फोर्सेज जो होते हैं वो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं करते हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम की क्या रहेगी, सेम रहेगी। पहले अगर कुछ रही होगी तो बाद में भी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो क्या आंसर बनेगा, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ए मीटर स्टिक इज प्लेस्ड वर्टिकली एट द ओरिजिन ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ड्रॉ करते हैं, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है इस तरह से, और एक मीटर स्टिक रखी हुई है यहां पे, ये मीटर स्टिक है, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन पे रखी हुई है, यानी ये कोऑर्डिनेट होगा 0,0। 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर क्या होगी इसकी लेंथ होगी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, ए जेंटल पुश इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल हल्के से इसको बस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पुश किया है, स्मूथ सरफेस पर रखी है, तो ये गिरेगी। तो ये कैसे गिरेगी वो समझिए, ये इस तरह से ऐसे नहीं गिरेगी, जब ये नीचे गिर रही होगी तो ये जो वाला एंड है इसका ये पीछे स्लिप हो रहा हो क्योंकि सरफेस स्मूथ है, तो ये गिरेगी कैसे आप वो समझिए। तो अभी इसकी स्टेट ये है, थोड़ी देर बाद इसकी स्टेट ये होगी, ये थोड़ी देर के बाद इसकी स्टेट ये होगी, और थोड़ी देर के बाद इसकी स्टेट ये होगी, और थोड़ी देर के बाद इसकी स्टेट ये होगी, और फिर फाइनली ये गिर जाएगी। फाइनल डायग्राम ये इस तरह से बनेगा, दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, इस तरह से गिर जाएगी। तो ये इसके गिरने का तरीका होगा कि ऊपर वाला एंड जो है वो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, जो नीचे वाला एंड है वो पीछे स्लिप होता जाएगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो समझना है, ढंग से समझना है। मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम पे सिर्फ 2 एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, और एक सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, mg नीचे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो जो भी 2 एक्सटर्नल फोर्स हैं वो दोनों वर्टिकल हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट करेगा, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेगा, जिस लाइन पे है उसी लाइन पे वर्टिकली वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, और फिर ये गिर जाएगा। तो ये मोशन होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। सिर्फ 2 वर्टिकल फोर्स हैं, एक mg है और एक नॉर्मल रिएक्शन है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आधी रॉड इधर होगी, आधी रॉड इधर होगी, तो जो अपर एंड होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0.5, 0, और जो लोअर एंड होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे -0.5, 0। सो योर आंसर आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ रॉड के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। सो योर आंसर इज ए पार्ट, ओरिजिन। जो रॉड का सेंटर है वो कहां पहुंचेगा, आपका ओरिजिन पे पहुंचेगा। क्लियर। Two bodies having mass m1 and m2 and velocities v1 and v2 collide to form a composite system. If m1 plus m2 plus m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0, then the velocity of the composite system. जो composite system बन जाएगा उसकी जो velocity होगी वो वही होगी जो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की velocity होगी, और सेंटर ऑफ मास की velocity का फॉर्मूला होता है m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 plus m2। और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि m1 v1 और m2 v2 का सम है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो जो कंपोजिट सिस्टम है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास हैव कोऑर्डिनेट्स 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। 2 पार्टिकल हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 4, 6, 6, 2, 8, और दोनों के मासेस सेम है, ठीक है। जरा समझिए, 2 मासेस हैं, एक का मास मैंने मान लिया m और दूसरे का भी मास मैंने मान लिया m। इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 4, 6, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर, ठीक। पहले वाले की वेलोसिटी है v1 जो है वो 2i कैप है, और दूसरे वाले की वेलोसिटी v2 2j कैप है। ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है सब कुछ। तो 1 सेकंड के बाद उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। एक तरीका ये है कि 1 सेकंड के बाद इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें, 1 सेकंड के बाद इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें, और फिर 1 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लें। एक तरीका ये है कि हम वेलोसिटी निकालें सेंटर ऑफ मास की,
सेंटर ऑफ मास के इनिशियल कोऑर्डिनेट निकालें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें और फिर देख लें कि 1 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा। तो मुझे पहला तरीका ज़्यादा आसान लग रहा है तो वो करते हैं। तो इसका 1 सेकंड के बाद, तो 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है एक्स डायरेक्शन में। तो 1 सेकंड में वो 2 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद नए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, क्योंकि 2 पे तो वो अभी से है और 2 मीटर वो मूव कर गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, बाकी वाई और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है वाई डायरेक्शन में। तो 1 सेकंड में कितना मूव कर जाएगा वो 2 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4। तो नए कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 6, 4, 8। तो अब इनके एक्स सी एम क्या बनेगा, सिंस मास बराबर थे, जब मास बराबर होंगे तो जो आर सी एम या एक्स सी एम होगा वो सिंपली हो जाएगा x1 प्लस x2/2, वाई कोऑर्डिनेट वाई सी एम बनेगा y1 प्लस y2/2 और जेड सी एम बनेगा z1 प्लस z2/2। तो एक्स सी एम आ जाएगा 10 प्लस 6/2 यानी 5, वाई सी एम आ जाएगा 4 प्लस 4/2 यानी 4, जेड सी एम आ जाएगा 6 प्लस 8/2, 6 प्लस 8 होता 14, 14/2 करेंगे तो 7। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5, 4, 7। सो योर आंसर इज बी पार्ट। An isolated system of mass m is moving in a horizontal xy plane along the x axis. Isolated particle है, किसी कहीं कोई external force नहीं है, किसी से कोई interaction नहीं है, horizontal direction में x axis के along move कर रहा है। At a certain height above the ground, ground से किसी height पे है वो, but वो x axis के along move कर रहा है। तो इस तरह की situation रही होगी। ये मान लिया x axis है, ग्राउंड कहीं नीचे रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड कहीं नीचे रहा होगा, ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक। क्या मास है इसका, m मास है। तो मान लिया अभी ये ओरिजिन पे है और ये किसी वेलोसिटी से m मास मूव कर रहा है। अचानक से इसके अंदर एक्सप्लोजन होता है और ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक का मास m/4 है, एक का 3m/4 है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो ऊपर की तरफ भागता है और जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो नीचे की तरफ भागता है। तो इसके दो टुकड़े हमने कर लिए इस तरह से। ऊपर वाला टुकड़ा है m/4, ये m/4 है, और नीचे वाला जो टुकड़ा है वो आया 3m/4। ऊपर वाला टुकड़ा ऊपर भाग रहा है तो नीचे वाला नीचे भागेगा, ठीक। और मान लिया कुछ टाइम के बाद ये ऊपर वाला टुकड़ा जो है वो कहीं यहाँ पहुँच गया है, नीचे वाला टुकड़ा कहीं यहाँ पहुँच गया है। तो एक का वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया, दूसरे का पूछा है। तो आप मुझे ये बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव कर रहा होगा। तो सिंस ये आइसोलेटेड पार्टिकल था, इसका किसी से कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एक्सप्लोजन का, ठीक। तो ये अभी उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता रहेगा जिस डायरेक्शन अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास तो आपका एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। तो ये m/4 वाले की डिस्टेंस यहाँ से मिल गई आपकी 15 सेंटीमीटर। तो ये जो 3m/4 है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो मैंने कहा चलो इसकी डिस्टेंस y0 है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, ये पक्का है। और कंसेप्ट क्या बनेगा, m1y1 इक्वल टू m2y2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे है। तो m1 तो है m/4, y1 है आपका 15 सेंटीमीटर, m2 जो है वो 3m/4 है और y2 जो है वो y0 है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो y0 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो होगी 5 सेंटीमीटर, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं कहूँगा उसका -5 सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्लॉक ए एंड बी आर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस गिवन इक्वल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी 4 kg का, ये भी 4 kg का, इसको भी 2 मीटर पर सेकंड दिए स्पीड, इसको भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड दिए। एक तो आपका ओरिजिन पे और एक है 4.5,0 पे, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो कोई चेंज करेगी नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जीरो आ जाएगी। m1v1 प्लस m2v2 करोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास तो आपका रेस्ट में होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा और रेस्ट में होगा। क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, 2.25,0, ये होगा सेंटर ऑफ मास। रेस्ट में क्यों, वो समझ में आया। जब आप VCM निकालोगे और जब आप करोगे m1v1 तो 4 × 2 तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही 4 × -2 वो नेगेटिव हो जाएगा। अपन टोटल मास 8 करेंगे तो ये तो जीरो आ गया। तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में है। तो 3 सेकंड बाद कोऑर्डिनेट पूछो या 10 सेकंड बाद पूछो या 20 सेकंड बाद पूछो, आप कभी भी पूछो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे जो अभी हैं। तो वो कोऑर्डिनेट है 2.25,0। सो योर आंसर इज डी पार्ट।